नमस्कार। आइए समझते हैं मूंग की खेती के बारे में। एक वीडियो और हमने बनाया था लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो गया, तो सलाह दी गई लोगों द्वारा कि इसको छोटा करें ताकि सब लोग इसको आसानी से देख सकें। तो इसमें हम थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन अगर किसी को ब्रीफ में अगर देखना है तो वो वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। वो लगभग 1 घंटे का है, आप उसे देख सकते हैं। कोशिश करेंगे उसके आधे समय में आज अपनी बात पूरी करें। चलिए, तो मूंग के विषय में, मूंग की फसल को यहाँ एक ये ग्राफ बनाया गया है, एक चित्र। इसमें हमने कुछ अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था है V1 यानी वानस्पतिक वृद्धि 1, दूसरी अवस्था वानस्पतिक वृद्धि 2 V2, तीसरी अवस्था R1 रिप्रोडक्टिव स्टेज 1 यानी प्रजनन अवस्था 1 जब अपने फूल आना शुरू होते हैं, प्रजनन अवस्था 2 जब हमारी फूल छोटे छोटे करों में बदलना मतलब फली बनना आकार लेना शुरू होती है, और फिर मैच्योरिटी। ठीक है, अब इसमें एक स्टेज और ऐड कर देता हूं, यहां से लगभग यहां तक V3 वानस्पतिक वृद्धि थी। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हमें किस्म के बारे में बात करते हैं। 3 तरह के बीज होते हैं, छोटा आकार, मध्यम आकार और फिर बड़ा आकार। तो छोटे आकार की वैरायटी जो अवेलेबल रहेंगी वो रहेगी PDM 139 सम्राट, IPM 410-3 शिखा। फिर इसके बाद बड़े दाने की बीज के मध्यम दाने की वैरायटी में सबसे बढ़िया मैं कहूंगा स्टार 444 विराट, और बड़े दानों की वैरायटी में बंसी। ठीक है, इन सभी की जो उम्र है लगभग मान के चलिए 60 से 65 दिन है। ठीक है साहब, अब इसकी बोनी हम करेंगे। तो बोनी के लिए अब हमने बीज चुन लिया। अब आते हैं, आइए अपन बीज उपचार पर। बीज उपचार में हमें क्या करना है, एक तो गाउचो लेना है या हिरोटा लेना है। गाउचो मीडाक्लोरोपेड, हिरोटा थायोमेथोक्सोम। इनको क्यों लेना है, क्योंकि देखिए मूंग जैसे ही उगेगी आसपास हरियाली की अवस्था मतलब उपलब्धता कम रहेगी, तो मच्छर सकिंग पेस्ट जो रस चूसक कीट है वो बहुत जम के आकर्षित होंगे मूंग पे, और उगते सही हम स्थिति में होंगे नहीं कोई स्प्रे करके पौधे की रक्षा कर पाए, और ये काफी क्रूशियल समय रहता है शुरुआत का। तो ये गाउचो थायोमेथोक्सोम जो है ये हमारे पौधे की कम से कम 12-15 दिन तक, जब तक हम स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं तब तक पौधे की रक्षा बखूबी कर पाएंगे, इसलिए हमें इनको मिलाना अति आवश्यक है। दूसरी चीज हम इसमें मिलाएंगे सीड 100 या एराइज। इन दोनों का क्या काम है, देखिए सीड 100 और एराइज दोनों में ही लगभग 17 तरह के पोषक तत्व, ऑक्सिन, साइटोकाइंस, हार्मोन्स, ये सब अवेलेबल रहते हैं। तो हमारा पौधा शुरुआत से ही जर्मिनेशन अच्छा देता है और ग्रोथ बहुत अच्छी आती है पौधे की। तो इनको भी हम मिलाएंगे। गाउचो और थायोमेथोक्सोम में से कोई एक इस्तेमाल करना है, और सीड 100 एराइज में से कोई एक इस्तेमाल करना है। ठीक है, दोनों नहीं, एक एक इस्तेमाल करना है। दूसरा हमारा रहेगा, फिर हमें खाद कितना यूज करना है। इनको पानी में मिलाकर वो आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को क्या जरा जल्दी खत्म करना है तो कुछ ज्यादा जरूरी चीजें मैं बताऊंगा। फिर इसमें क्या है, डीएपी जो है हमारा, हमें कितना यूज करना है। देखिए डीएपी की जरूरत जो है, एनपीके की जो जरूरत है मूंग की फसल को, उसमें 25-50-25 एनपीके का रेशियो चाहिए। 25% नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम आपका पोटाश 1 हेक्टेयर जगह में। 1 हेक्टेयर को ही हम आधार मान के बात करेंगे। ठीक है साहब, फिर इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बढ़िया विकल्प रहेगा हम 2 बोरी डीएपी लेना। सीड रेट कितना लेना, मेरे ख्याल से 5 किलो बीघा जो हमारे यहाँ चलता है, 1 बीघा में बीज पर्याप्त होगा। तो हम 1 बीघा में 5 किलो बीज के साथ 20 किलो डीएपी मिला लें, मतलब हेक्टेयर में 2 बोरी डीएपी, तब ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप अवेल का कोट करके डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप आधा बोरी डीएपी सीधा सीधा कम कर सकते हैं। तो यह है डीएपी में अगर आप अवेल से, जो कि करना बहुत ही अच्छा रहेगा, अवेल के रिजल्ट आप लोगों ने देखे हैं। डीएपी में आप अवेल मिला के अगर करते हैं, और करना ही चाहिए मैं तो कहूंगा, फिर उसकी बुआई करें तो आप 1.5 बोरी यानी कि 1 हेक्टेयर में 1.5 बोरी डीएपी ले सकते हैं। अब देखिए आ जाइए, फिर इसका बीज उपचार भी हो गया अपना। फिर इसके बाद आइए अब देखते हैं बोना कैसे है। मान के चलिए इस वक्त मैं आपके खेत में खड़ा हूं, तो वेस्ट की जो दिशा है उधर से गर्मियों में लू का प्रकोप आता है बहुत ज्यादा, है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम खेत को इस प्रकार सीड्रिल से ना बोते हुए इसको इस तरीके से बोए, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ जैसे बोने की
कोशिश करें। इससे क्या होगा, देखिए लू आएगी, अगर आप इस तरीके से बोएंगे तो गर्मी की फसल है मूंग, लेकिन इतनी गर्मी पड़ती है हमारे विदिशा में, लू की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है, यहाँ से घुसेगी लू और बहुत सारे फूलों को सुखा सकती है, गिरा सकती है, ये समस्याएं आएंगी। और आप इस तरीके से बोएंगे तो पहले की कतारें जो है हमारी, उनमें ही थोड़ा डैमेज होगा, एक बैरियर का काम करेंगे, और बाद की कतारों में हमारी लू का प्रकोप नहीं होगा। कैसे बोना है, दूसरी चीज इसमें क्या करेंगे साहब, अब ये थोड़ा विवाद का विषय है, कुछ लोग मानेंगे नहीं इसको, फिर भी देखिए आपकी जो सीड ड्रिल है, मान के चलिए विदिशा में मैंने जो देखा है 7, 8, 9 इंची 3 प्रकार की सीड ड्रिल लोग किसानों के पास पाई जाती हैं। तो हमें क्या करना है, सीड ड्रिल के अल्टरनेट एक एक छेद को बंद कर देना, ठीक है। तो जो 7 इंची की सीड ड्रिल है वो गई 14 इंची पे, 8 इंची की वो गई 16 इंची पे, और 9 इंची की सीड ड्रिल हो गई 18 इंची पे। मतलब हमको गैप अच्छा लेके बोनी करना है। कारण क्या रहेगा कि इसमें सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई, एफिड जैसे थ्रिप्स जो होते हैं, रस चूसक कीट, उनको अगर आप बहुत घनी फसल बो देंगे 7 इंची 8 इंची 9 इंची पे, तो उनको हम कितनी अच्छी दवा आपको प्रोवाइड करते हैं, सबसे अच्छी दवाई भी दे दें तो वो आधा पर्दा काम कर पाएगी। लेकिन अगर आप उसको 18 इंची की गैप पे बोएंगे तो हम आपको सबसे सस्ती दवाई भी देंगे तो वो आपका काम कर देगी, ठीक है। क्योंकि मच्छर अंदर घुसा है, स्प्रे हम करते जा रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, येलो मोज़ेक रोग फैलता जाएगा। दूसरा फायदा क्या होता है, हवा का सर्कुलेशन फसल में बहुत अच्छा होता है, सूर्य का प्रकाश जमीन पे बहुत अच्छा पड़ता है, जिससे कई सारी बीमारियां, ये नीचे की 2 बीमारियां, कॉलर रॉट, चौड़कल रॉट जो बीमारियां होती हैं, जड़ से संबंधित बीमारियां होती हैं, इनकी दवा डालने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आएंगी ही नहीं अगर आप इसे बोएंगे तो, है ना। आइए अब ये बोनी का हमने देख लिया, 14 इंची से 18 इंची तक बोना, 18 इंची पे जाए तो वेल एंड गुड है ना। उसमें ये मत सोचिए 18 इंची की व्यवस्था है तो हम चलो 14 बोते, नहीं, 18 पे हुई, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अगली चीज आते हैं साहब, देखिए हम इरिगेशन पे। देखिए पहले आपने बोनी कर दी, बोनी करने के बाद आपने क्या किया इसमें, अच्छा खाद में एक चीज रह गई, आप चाहें तो 25 किलो डीएपी के साथ पोटाश भी शुरू में मिला सकते हैं। रेड पोटाश जो आता है, कारगिल वगैरह, उनको आप इसमें मिला सकते हैं 25 किलो हेक्टेयर की दर से, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इरिगेशन के बारे में। देखिए एक तो प्रचलित तरीका क्या रहेगा कि सूखे में बो के ऊपर से पानी दे दिया तो वो पहला पानी भी हो गया आपका। दूसरा तरीका क्या रहेगा कि आप इसमें पलेवा करके बोनी कर सकते हैं। जो लोग इस महीने में या 15 मार्च तक बो रहे हैं उनके लिए बढ़िया ये भी रहेगा कि पलेवा करके बोले, क्योंकि समय की पर्याप्त है उनके पास अभी। और जो लोग 15 अप्रैल के बाद बोएंगे उनको मैं कहना चाहूंगा कि 15 मार्च के बाद बोना चाहेंगे, उनसे मैं कहूंगा कि आप सूखे में बो के पीछे से पानी दे दें, क्योंकि आप पानी देंगे, पलेवा करेंगे, फिर रुकेंगे तो समय ज्यादा व्रत निकल जाएगा, और यहाँ पे उतने समय में आपका जर्मिनेशन ही हो जाएगा, पूरी नून बाहर निकल आएगी, है ना। अब इसमें देखिए इरिगेशन के विषय में जो अगला इरिगेशन हम करेंगे, इसमें इरिगेशन पर थोड़ा आपको भी देखना है अपनी जमीन के हिसाब से। कोई गहरी जमीन है तो बतर लेट आएगी, कोई बहुत हल्की जमीन है तो बतर जल्दी जल्दी आएगी। तो ये थोड़ा बहुत तो मैंने आप पे भी छोड़ा कि आप अपने विवेक से विचार करें कि इरिगेशन कब कब करना है। मान के चलिए मूंग बोली, ठीक है, और पानी दे दिया सूखे में, फिर उसके बाद क्या हुआ, पहला इरिगेशन कब करना है। देखिए जो लोग अभी बो रहे हैं उनको तो मुझे लगता है कि 25 दिन तक इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे जरूरी इरिगेशन पानी देने में है, 25 दिन पे हमको पानी जरूर देना है मूंग में। ऐसा हमें इसलिए करना है, देखिए सबसे जरूरी इरिगेशन, सबसे जरूरी चीज है कि वानस्पतिक वृद्धि 1-2 स्टेज खत्म होते ही आप इसमें मतलब R1 जो रिप्रोडक्शन स्टेज 1 आने के पहले मूंग में पानी दे दें। ऐसा इसलिए करना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए क्या होगा कि एक बार अगर आपने 25 दिन में पानी नहीं दिया, नहीं पहले इसको इस तरीके से समझते हैं कि देखिए R1 स्टेज पर हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा फूल लगभग 30 दिन में जब शुरू होगा, 28-30 दिन में, तो हमको पानी थोड़ा खींचना है, ठीक है। खींचना क्यों है साहब, क्योंकि देखिए अगर फूल भरचक है फसल में और आपने पानी दे दिया तो मान के चलिए 30 से 40% फूल आपका ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर आ जाता है पौधे पे। और दूसरा चीज क्या होता है कि पौधा रिप्रोडक्शन स्टेज 1 को छोड़कर एक नई स्टेज पे आ जाएगा, V3 स्टेज पे। V3 स्टेज मतलब वानस्पतिक वृद्धि 3 अवस्था में आ जाएगा। आपका पौधा जो प्रजनन कर रहा है, फूल निकाल रहा है, उसको छोड़कर वो ग्रोथ पकड़ने लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, आखिरी में जाके आप देखेंगे नीचे की फलियां काली हो रही हैं, ऊपर की हरी हो रही हैं, और आप क्या कहोगे कि तोड़ने वाली मूंग दे दी हमें, काटने वाली मूंग नहीं दी। लेकिन वो हमारी गलती है, हम इस समय पे राइट अवस्था पे पानी देके जो V3 स्टेज है इसको बहुत हद तक इसका प्रभाव ना के बराबर तक कर सकते हैं। मतलब
खत्म भी कर तो नहीं कर सकते, B3 अवस्था तो मूंग में होती है वानस्पतिक वृद्धि, लेकिन इसके प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। तो करना क्या है कि 25 दिन में एक बार पानी दीजिए और फिर इसको 25 से 30 दिन के बीच में फिर पानी मत दीजिए थोड़े समय तक, जब तक 80% तक फूल आपके पौधे में ना आ जाए। भले पौधा थोड़ा मुरझा भी रहा हो, थोड़ा, ज्यादा नहीं, तो भी हम इसको पानी ना दें। जब एक बार फ्लावर सेटिंग अच्छे से हो जाए तो हम इसमें पानी दें। ये टॉपिक में लंबा खींचना क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आखिरी में जाके हमें परेशानी नहीं होगी। अब आप 25 दिन में देना, 30 दिन में देना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आप 20 दिन में दे देंगे तो इतना लंबा खींच नहीं पाएंगे ना पानी को, 15 दिन 8-15 दिन नहीं खींच पाएंगे, पौधा ज्यादा मुरझाने लगेगा। इसलिए R1 अवस्था के ठीक पहले हमें पानी देना, ताकि हम पौधे को थोड़ा सा सूखा में खींच सकें, है ना, ज्यादा नहीं खींचना है। अब इसके बाद बात करते हैं साहब, हमारी बोनी का तरीका बता दिया अपन ने, बीज उपचार बता दिया मैंने, DAP में अवेद बहुत जरूरी मिलाना है वो बता दिया मैंने। अब आ जाइए पहले स्प्रे पे, ठीक है। अब जो आप एक चीज को समझ लेते हैं, पहला स्प्रे सल्फर भी बहुत जरूरी खाद होता है उनके लिए। तो लगभग 50 kg एक बोरी यूरिया की आप 1 हेक्टेयर में पहले पानी पे जब आप दें तो उसमें यूरिया दें, और उसमें आप लगभग 1 हेक्टेयर में 8 से 9 किलो सल्फर 80% WDG मिला लें। 80% ही क्यों मिलाएं, इसके पीछे कारण देखिए साहब, छोटी फसल है, 60-65 दिन की फसल है। अब आप इसमें बेंटोनाइट सल्फर, दानेदार सल्फर देने लगे तो उनको अवेलेबल होने में ही समय लगता है पौधे को। तो आपने दिया और वो मान के चलिए मिल नहीं पाया पौधे को सही अवस्था पे, तो इसलिए 80% WDG या 90% WP दें, ताकि इससे क्या होगा कि तुरंत पौधे को मिलकर सल्फर उसके सिस्टम में पहुंच जाएगा। और इसमें यूरिया को कोट करें नाइट्रोस्फियर से। नाइट्रोस्फियर से देखिए गर्मी बहुत रहेगी, यूरिया अमोनिया बन के उड़ने लगेगा, तो इसलिए नाइट्रोस्फियर को मिलाने से क्या होता है, आपने रिजल्ट देखे हैं कि यूरिया लगभग 50 दिन तक, मतलब मूंग की पूरी क्रॉप साइकिल तक आपका जो यूरिया दिया है वो मूंग को अवेलेबल हो पाएगा। इसलिए नाइट्रोस्फियर बहुत जरूरी है। इरिगेशन ज्यादा हम करेंगे जिससे यूरिया की लीचिंग होगी, लीचिंग नहीं होती नाइट्रोस्फियर के मिलाने से, तो इसलिए नाइट्रोस्फियर मिला के यूरिया में साइटोजाइम का और सल्फर मिला के इसमें पहले पानी पे आप दे दें। अब आ जाइए साहब, पहला स्प्रे हमें करना है कब, पहला स्प्रे मूंग में सबसे जरूरी स्प्रे होता है आपका पहला स्प्रे। पहला स्प्रे क्यों जरूरी होता है, छोटा सा मूंग का पौधा है, ऊपर उसका एपिकल टिश्यू रहता है जो उसकी ग्रोथ को निर्धारित करता है। अगर इस समय स्प्रे ना किया जाए तो होगा क्या कि अगर इल्ली है मान के चलिए या सकिंग पेस्ट है, ये उसके एपिकल मेरिस्टेम को डैमेज कर देंगे, जिससे हमारा मूंग अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाएगा। तो सबसे जरूरी स्प्रे जो है मूंग में वो है पहला स्प्रे। तो कोशिश करें 10वें दिन से इसको करने की, 15 दिन के भीतर भीतर इसको हर हाल में कर लें। अब क्या डालना है, देखिए अभी तक मूंग में जो थोड़ी बहुत हम लोगों से डील करते हैं कि अभी पहला स्प्रे तो हम प्रोफेनोफास का कर ले रहे हैं, प्रोफेनोसाइपर का कर ले रहे हैं। नहीं साहब, पहला स्प्रे हमें सबसे अच्छा करना है, ठीक है। इसमें हम जो दवाओं का इस्तेमाल करेंगे इल्ली के लिए, वो डेलीगेट डुपॉन्ट की, वाइगो जो आपका बायर का कीटनाशक है, नई जनरेशन के कीटनाशक है, कोराजन वाले सेगमेंट से आगे के, और एक्सपोनस BSF का, इनका उपयोग हम करेंगे। इसमें से मैं जोर दूंगा आप डाउ डुपॉन्ट का डेलीगेट इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए इन तीनों में से डेलीगेट मेरे ख्याल से एक ऐसा कीटनाशक है जो थ्रिप्स को भी कंट्रोल कर लेगा मूंग में लंबे समय तक। मतलब थ्रिप्स पे कंट्रोल करने की दुनिया की सबसे अच्छी दवाई मैं कहूंगा डेलीगेट है। अच्छा, महंगी दवाइयों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है इस स्प्रे में, क्योंकि देखिए 10वें दिन में जब आप खेत में पहुंचे स्प्रे करने के लिए, तो आप ये पाएंगे कि भाई जैसे मान के चलिए 1 हेक्टेयर में हमने मूंग लगाई है, तो हम डस्टर के हिसाब से दवाई देंगे। हो सकता है 4 डस्टर 5 डस्टर में पूरी 5 बीघा 1 हेक्टेयर निपट जाए। तो दवाइयां महंगी जरूर है, लेकिन खर्चा बहुत इनका कम आने वाला है, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं, हो सकता है कि 1 एकड़ में आदमी 1 डस्टर ही डाल ले, इतना सा पौधा बस स्प्रे करते हुए जाना। अब दूसरा जो है इसमें हम करेंगे एक सकिंग पेस्ट के लिए इस्तेमाल, तो हम इसमें डाउ डुपॉन्ट कंपनी का रिकॉर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, जो थ्रिप्स यहाँ कंट्रोल हो गई, इल्ली डेलीगेट से कंट्रोल हो गई, रिकॉर्ड से आपका एफिड जेसिड कंट्रोल हो गया। फिर इसमें एक हम लेंगे ग्रोथ रेगुलेटर, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि का पीरियड चल रहा है ये, और वानस्पतिक वृद्धि में ही अगर हम ये टॉनिक वगैरह दे पाए तो बहुत ज्यादा काम करेंगे। तो उसमें हम देंगे मैजिक क्यूब, क्रॉप मैक्स, 40XL, मतलब इन तीनों में से कोई एक हमको इस्तेमाल करना है। बहुत बेहतरीन टॉनिक है, ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। फिर एक फंगिसाइड के यूज पे शुरू में आप देखेंगे मूंग पे जाके हमारी मूंग सूख रही है, ये शिकायत आती है, तो पहले स्प्रे में हम इस्तेमाल करेंगे सस्टेन या थायोफिनेट मेथाइल। इन दो में से किसी एक फफूंदीनाशक का हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारे पौधों को
फफूंद जो शुरुआत में सूखने की बीमारी आती है 15 दिन पे, वो ना लगे। फिर इसके बाद आ जाइए हम आप सेकंड स्प्रे पे आ जाते हैं। सेकंड स्प्रे से पहले हम बात कर लें, देखिए पानी की, जो हमने 25 दिन में दे दिया है। अब इसके बाद 25 से 30 दिन के बीच में अब हम इसी समय फूल अवस्था से पहले या फूल अवस्था की स्टार्टिंग पे एक और स्प्रे करेंगे। ये दवाइयां बिल्कुल सक्षम है गर्मी में, कितनी गर्मी हो, 15 से 20 दिन आराम से आपके खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसमें अब हम यहाँ से देखिए खर्चे थोड़े मिनिमाइज कर सकते हैं, वो भी हमारा काम है कि हम खर्चों को नियंत्रण करके चलें। तो उसमें हम यूज कर सकते हैं गारंटी, इमामेक्टिन बेंजोएट या कोराजन। कोराजन के साथ साथ जैसे आपको वेस्टिकोर, मतलब वही सेम टेक्निकल जो है आप समझ रहे होंगे, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल वगैरह आप कोई सी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें हम दोबारा लेंगे रिकॉर्ड सकिंग पेस्ट के लिए, है ना। और फिर इसके बाद हम लेंगे एक और दोबारा से इसका रिपीट करेंगे टॉनिक का, मैजिक क्यूब, क्रॉप मैक्स, 40 एक्सएल, कोई सा एक। और इसी समय हम एक फर्टिलाइजर, फॉलियर फर्टिलाइजर, स्प्रे वाला फर्टिलाइजर 1261 इसमें मिलाएंगे, जो हमारी फ्लावरिंग को, ये सब करने के बाद भयंकर एकदम ब्लास्ट होगा हमारी फ्लावरिंग में, बहुत अच्छी फ्लावरिंग के कंपोनेंट्स हम इसमें दे रहे हैं, ठीक है साहब। अब इसके बाद दूसरा पानी कब दें, ये पानी देखिए दूसरा तीसरा भी हो सकता है, इस समय सब आपकी जमीन और गर्मी की मात्रा पे आधारित है ना। तो फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि अपन चलिए एक और जरूरी पानी जो हमें देना है वो देना है, जैसे ही आपके बच्चे निकलने लगे मुंह में, 1% 2% भी आपके बच्चे निकल रहे हैं फली के, तब आप उसमें पानी दे दें। क्योंकि मान के चलिए कि मूंग की फसल को अगर 100 लीटर पानी लगता है 1 हेक्टेयर में, तो उसमें से 60 लीटर से ज्यादा की पानी की जरूरत इसी अवस्था पे होती है, ठीक है। तो इस अवस्था पे पानी आप जरूर दें जैसे ही बच्चे निकलने लगे। अगला स्प्रे हमें कब करना है साहब, अगला स्प्रे भी हमें इसी समय करना है, ठीक है। अगला स्प्रे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा थर्ड स्प्रे होगा। इसमें भी हम गारंटी या कोराजिन लेंगे, इमामेक्टिन को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। दोबारा से सकिंग पेस्ट के लिए एक रिकॉर्ड लेंगे करके, ये अपना एफिड्स और जेसिड्स के लिए, ठीक है। और तीसरा इसमें हम दोबारा फफूंदी नाशक लेंगे। फफूंदी नाशक लेंगे हम उसमें बहुत अच्छा, जो पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों पे काम करें, क्योंकि इस समय डाउनी मिल्ड्यू की भी शिकायत आती है, एंथ्रेक्नोज की शिकायत आती है। ये जो 3 बीमारी हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, इनके लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अच्छे फफूंदीनाशक, जैसे गैलीलियो हुए डुपॉन्ट का, ठीक है। नेटिवो यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं ओपेरा, ये सब चीजें अच्छे फफूंदीनाशक हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर यहां तक बजट नहीं जा रहा है अपना, तो अपन सिस्टेन करके जो फफूंदीनाशक हमने पिछले एक स्प्रे में यूज किया है, सबसे पहले स्प्रे में, उसका हम इसमें उपयोग करेंगे, ठीक है साहब। अब इसमें एक चीज फर्टिलाइजर हम मिलाएंगे 0050 फली बनने की अवस्था पे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 25 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से सीड्रिल में ही मूंग के साथ मिला दिया है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और नहीं मिलाया है तो यहाँ पे दे सकते हैं 0050 का स्प्रे, ठीक है, समझ गए। पहले दिया है तो अब दे दो, अब नहीं दिया है तो अब दे दो, है ना। और या फिर अब दे रहे हो तो पहले मत दो, ये भी कह सकते हैं, है ना। अब जो जानते हैं एक और कुछ रोग के बारे में, यहाँ पे है येलो मोज़ेक रोग, ये बहुत जरूरी है। अब येलो मोज़ेक रोग 2 तरीके से आता है अपने खेत में। एक तो भाई मच्छरों द्वारा आता है, इंसेक्ट का बहुत ज्यादा अटैक रहता है इस समय, लेकिन हम 18 इंची को बोएंगे तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आप 80% तक इंसेक्ट का इन्फ्लुएशन कम कर सकते हैं अपनी क्रॉप पे, सकिंग पेस्ट होगा, ठीक है। और दूसरा हम बाजार से खरीद के लाते हैं येलो मोज़ेक। वो कैसे लाते हैं कि कुछ सीड कंपनी प्रोग्राम वगैरह नहीं करती है, डायरेक्ट मंडी से लिया छाना बीना और दे दिया, तो उसमें येलो मोज़ेक मान के चलिए फसल में 2% था पिछली बार, तो इस बार 20% हो गया। तो इस तरीके से ये मेरी जवाबदारी रहेगी कि आप मेरी दुकान से जब बीज खरीदें तो मैं आपको केवल बीज दूं, येलो मोज़ेक रोग उसके साथ ना दूं। हमारी जिन कंपनियों से डील होती है वो सभी प्रोग्राम बेस्ड कंपनी हैं, ये हम सुनिश्चित करते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए साहब वीड मैनेजमेंट पे। अब वीड मैनेजमेंट के लिए या तो एक प्री वाला है, वेलर 32 डाल दें आप वायर का, या आप यहां पे पहला पानी देने के बाद मस्ताना, फ्यूजीफ्लैक्स, इन चीजों का आप इसमें स्प्रे कर दें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एक दिक्कत जरूर है साहब, जो देखा गया है मेरे द्वारा, कि बहुत छोटी फसल है,
हर्बिसाइड का जब हम उपयोग करते हैं तो उस पर झटका वगैरह आता है, तो वो फसल के लिए वानस्पतिक वृद्धि में, देखिए लंबी फसल वो चल जाता है, 8-15 दिन हमारा निकल गया झटके में। लेकिन अगर बहुत छोटी फसल है तो हम इस चीज को माइंड नहीं करके चलना है कि भाई झटका वटका ज्यादा ना आए। तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था मैंने आपकी बोनी कराई है 18 इंची पे, ठीक है। तो वो क्यों कराइए, आप बढ़िया कल्टीवेटर उठाइए, उसकी बांसों को सेट करिए और ट्रैक्टर बीच में चला दीजिए, तो आपका सारा कचरा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, डीजल की कॉस्ट पे खत्म हो जाएगा। उससे दूसरा फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जो मूंग की जड़ें हैं उनको, उन पे विंड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, टिलेज से विंड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, जिससे उनकी जड़ों की ग्रोथ दोबारा बहुत अच्छी, बहुत शानदार हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करिए कि हर्बिसाइड्स का उपयोग अगर करने से बच सके तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं चला सकते ट्रैक्टर बीच में कुछ करके तो फिर करिए भाई, क्योंकि वीड्स प्रोडक्शन को तो मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगली चीज जो हमें समझना है साहब, इसमें लगभग सब बता चुका हूँ मैं। हाँ देखिए यहाँ पे एक जो पॉइंट है, ये पानी अगर हम संभाल के रहेंगे तो V3 स्टेज जो है हमारी वानस्पतिक वृद्धि टीम, इस पे हमारा कंट्रोल पूरा रहेगा, ये कम से कम होगी। नहीं तो बाद में साहब क्या होगा, काली मूंग में भी लटक रही नीचे फलियां और हरी भी लटक रही है, और नाम हमारा आएगा आपने तोड़ने वाली मूंग दे दी हमको, है ना। फिर इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे अगर जो लोग लेट बो रहे हैं फसल को, है ना, मान के चलिए 15 अप्रैल में समझता हूँ आखिरी तारीख है मूंग बोने की, तो इसमें साहब क्या करना है आपको, इस समय अगर आप लेट बो रहे हैं, मतलब अप्रैल मंथ में बो रहे हैं, तो एक चीज का, एक रसायन होता है पैराक्वाट डाइक्लोराइड, एक हर्बिसाइड होता है। उसको क्या करें, जब आपको लगे कि भाई हमारी मूंग लगभग तैयार है, तो उस समय पैराक्वाट डाइक्लोराइड 1 लीटर प्रति एकड़ डालकर फसल को 1 दिन में ही सुखा लें और 1-2 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग करवा लें। देखिए ऐसा करने से ग्रोथ, जो हमने 2 टॉनिक यूज करे हैं, यहाँ पर सीडेंडेड यूज किया है, इसका फायदा ये है ग्रोथ हमारी मूंग की बहुत अच्छी आने वाली है, और इससे क्या होगा कि हमें हार्वेस्टर से भी अगर अवेलेबल होता है तो कटिंग कराई जा सकती है। तो चलिए मान के चलता हूं, मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है। मेरा फोन नंबर है 9407272221, हरित क्रांति बीज भंडार विदिशा। अगर आपको कोई और हो तो रिस्पेक्टिव समय जो है बात करने का, उस समय फोन लगाकर आप हमसे पूछ सकते हैं इस बारे में। वीडियो जो है विदिशा के परिप्रेक्ष्य में ही है, विदिशा की जलवायु को ध्यान में रख के ही और जमीन को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। नमस्कार।